हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 4 से लेकर 25 फरवरी के बीच एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है और आप अपनी तैयारी को जोर शोर से कर भी रहे होंगे ताकि आप एसएससी जीडी के अंदर एक सीट पक्का कर पाए। तो आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा उड़ान देने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 100 मैथ क्वेश्चंस, जो कि आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट करेगी। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। आप इसे अंत तक देखिए। आप इसमें टॉप 100 मैथ के क्वेश्चंस को आप फुल रिवीजन कर पाएंगे, आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखते हैं हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। मान लीजिए x 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है कि ये हो जाएगा 9999। और जिसे 12, 15, 16, 20 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 9, 12, 13 और 17 शेषफल बचना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए इनका डिफरेंस निकाल के और वो जो डिफरेंस वाला नंबर आता है उसके इनके एलसीएम से हम लोग को माइनस कर देना होता है। ये बहुत ही फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन होता है, आप सबको पता भी होगा। तो ये 12 और 9 का डिफरेंस होता है 3, 15 और 12 का डिफरेंस 3, यहाँ पे 16, 13 का डिफरेंस भी 3 होगा और 20, 17 का डिफरेंस 3 होता है। यहाँ पे डिफरेंस सेम ही आ रहा होता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो इनका एलसीएम निकाल के जो नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं उनका एलसीएम निकाल के 3 को माइनस कर देना होता है। बट यहाँ पर जो नंबर पूछा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो सिंपली हम लोग इसका सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, उसके बाद इसको डिवाइड करके देखते हैं कि कौन सा नंबर। तो इनका एलसीएम लेने का तरीका आपको पता होगा फ्रेंड्स कि हम लोग तेजी से एलसीएम कैसे लेते हैं। सबसे बड़े नंबर को हम लोग सबसे पहले पिक करते हैं, तो ये हो जाएगा 20। और 20 के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या 20 में क्या वो सारे नंबर्स है जो कि 12 को फॉर्म कर रहा हो, 15 को फॉर्म कर रहा हो, 16 को फॉर्म कर रहा हो। और अगर कुछ मिसिंग होता है तो इसमें से हम लोग इनपुट करते चलेंगे। तो 12 के लिए क्या इसके पास वो सारे नंबर है जो कि 12 को फॉर्म कर दे? तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पास 4 है, 3 नहीं है। तो चलिए यहाँ पे 3 दे देते हैं। 15 के लिए क्या है, यहाँ से 5 ले लेंगे, इसके पास 3 है तो ये 5 दिए 15 तो है ही। और 16 के लिए यहाँ पे 4 है, बट दूसरा 4 यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे 4 भी ले लेते हैं। अब हमारे पास वो सारे नंबर है जो सारे नंबर को डिवाइड कर देगा। तो ये 4 दिए 12, 24 कि हमारा जो एलसीएम हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 240। तो सिंपली हम लोग 240 से इस 9999 को डिवाइड करेंगे और ये सारे क्राइटेरिया को उसमें से फुलफिल करवाएंगे। तो चलिए ये 240 को हम लोग इससे डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 9999। तो ये जाएगा फ्रेंड्स 4 बार में 24 चौक 96 होता है। ये हो जाएगा 960, ये हो जाएगा 9 और ये 3 और ये 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 240 से दुगना करेंगे 480 हो जाएगा, तो ये एक बार में ही जाएगा। तो 240 और यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो 9, 5 और 1। और यहाँ पे जो हमारा शेषफल बचता है वो 159 है। और आपको पता होगा कि इस 159 को इस 9999 के 9999 से हम लोग माइनस करते हैं और उसके बाद जो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो मिल जाता है। बट यहाँ पे 3 का जो यहाँ पे डिफरेंस बच रहा है इसको भी साथ में माइनस करना होता है। तो सिंपली हम लोग इसको ही इसी में ऐड कर लेते हैं और एक ही साथ सबको माइनस कर देते हैं। ये हो जाएगा 162। तो हमारा जो वो नंबर होगा वो 9999 में से 162 अगर हम लोग माइनस कर दे तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होने वाला है फ्रेंड्स वो होगा 7, 3, 8 एंड 9। तो ये वो हमारा नंबर है। बट फ्रेंड्स ये नंबर नहीं पूछा गया है हम तो फ्रेंड्स में इसका नंबर नहीं पूछा गया है, बल्कि x के अंकों का योग सारे डिजिट का सम पूछा है। 8, 17, 3, 20, 7, 27। तो सारे नंबर का जो सम होगा वो 27 होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, आप सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को बना के देखें कि आप इसे कितने टाइम में कर सकते हैं। और आप अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करें और अपने टाइमिंग को जरूर कमेंट करें, आपको इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा। तो चलिए हम लोग इनको देख लें कि कितना टाइम में हो सकता है। ए का वैल्यू है 0.1428 और ये देख के क्या आपके दिमाग में घंटी बजती है कि ये कहाँ पे पढ़े थे आप लोग? तो ये परसेंटेज में याद है आपको कि 0.1428 का वैल्यू क्या होता है? तो परसेंटेज चैप्टर में आपने फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलना, परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलना अच्छे से सीखा होगा। तो इसका वैल्यू होता है 1/7। आप चाहो तो इसे सॉल्व भी कर सकते हो, बड़ा सा नंबर है। बट ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बल्कि ये देखने के लिए दिया गया होगा कि आपको क्या ये कॉन्सेप्ट आता है या इतने बड़े से नंबर को देख के आप पैनिक हो जाते हैं। और यहाँ पे बी का जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स, वो बी का आपको ये भी पता होगा कि बी का वैल्यू होता है 0.1666 है। तो ये हो जाता है 1/6 का वैल्यू परसेंटेज में भर भर के ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी। अगर हम लोग इसे स्प्लिट कर दें तो ए प्लस बी एंड डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। अगर हम लोग दोनों के साथ स्प्लिट कर लेंगे ना फ्रेंड्स, तो ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1/b एंड प्लस ये हो जाएगा बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/a। तो आप देख ये 1/b है, यहाँ पे b है 1/6 और इसका रेसिप्रोकल है तो ये सिंपली ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6 और यहाँ पे 1/a है, यहाँ एक फिर 1/6 रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका
7। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसका 13। हमारा डी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये भी एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन होता है। इसे सिंपली यहाँ लिखा जाता है 2 इंटू एंड √3। इस तरह से इसे मैंने स्प्लिट कर लिया और इसका स्क्वायर कर लिया तो यहाँ जाता है 4 और इसका स्क्वायर कर लिया तो 3। अब देखो कि ये दोनों का सम क्या आगे वाला नंबर है, तो बिल्कुल है। तो ये दोनों का अगर नंबर अगर इस तरह से सम अगर मिल जाता है तो आप इसे उल्टा भी सोच सकते हो कि हम लोग इसे ऐसे स्प्लिट करेंगे कि उसका सम आगे वाला नंबर आ जाए। बट यहाँ पे हम लोग ऐसे स्क्वायर कर लिए, इसका भी स्क्वायर कर लिए तो ये 4 और 3 हो गया। दोनों का सम हम लोग को दिख ही रहा है, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा लेंगे और इसमें से लोग अंडर रूट लगाएंगे आगे वाले नंबर में भी और छोटे वाले नंबर में भी। तो दोनों में हम लोग इसमें हम लोग अंडर रूट लगा लेंगे और इसका होल स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट रहा होता है फ्रेंड्स। तो कॉन्सेप्ट क्लास में ये सब पूरा डिटेल से समझाया जाता है, तो आपने सीखा भी होगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो बचता है वो पार्ट हो जाएगा 2 + √3 ओनली, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट तो ऐसे भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स होगा ना वो 8 के साथ इंटू भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ एक सेंटेंस कंप्लीट से। तो अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा √3 एंड प्लस अंडर रूट के अंदर 3 एंड प्लस 8, और ये पूरा पार्ट रूट के साथ ये सिर्फ बचता है 2 + √3। तो चलिए इसे और आगे बढ़ा लेते हैं। ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये 3 19 प्लस और ये 8 के साथ इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8√3 और ये अंडर रूट और प्लस ये अंडर रूट, तो ये सब तो है ही माइनस अंडर रूट 3। जैसा कि हम लोग फर्स्ट स्टेप में किए थे यहाँ भी वही करने वाले हैं। तो यहाँ भी हम लोग 2 इंटू इसे कर लेंगे 4 और इंटू √3। अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर ले तो ये हो जाएगा 16 और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा 3। और दोनों का देखिए यहाँ पे अगर प्लस करते हैं तो दोनों का सम यहाँ पे मेरे पास है। तो सिंपली क्या करना है, इसका रूट लेना है, इसका भी रूट लेना है और दोनों का स्क्वायर कर लेना है। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या बचता है, केवल अंडर रूट के अंदर अंडर रूट √3 एंड प्लस ये रूट वगैरह सब खत्म हो जाता है। अंडर रूट के अंदर 16 हो जाएगा 4 एंड प्लस और ये हो जाएगा √3 और यहाँ से √3 माइनस वाला और ये प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे अंडर रूट 4 हो जाता है, आंसर 2। तो हमारा जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34, 38, 85, 95 के एलसीएम को और इन संख्याओं के औसत से विभाजन करने पे अगर भाग दे देते हैं तो क्या इसका रिमाइंडर आए। तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना है फ्रेंड्स। अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था और आपको पता भी होगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है शॉर्ट में। तो अगर हम लोग इन लोग का एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग को सबसे बड़ा नंबर लेना होगा 95। अब 95 के पास क्या क्या है, 19 और 5 है। यहाँ पे 34 है और 34 जो है ये पूरे 95 को नहीं काट पाएगा, तो ये 34 का 34 पूरा लेना ही होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखो कि 38 है तो यहाँ पे तो इसमें 19 तो आ ही चुका है और इससे हम लोग 2 ले लेंगे, 19 दूना 38, तो ये डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल हो ही चुका है। और 17, 25, 85 है अगर, तो यहाँ से 17 निकाल लेंगे और इस वाले 95 से 5 निकाल लेंगे, तो ये 17, 25, 85 भी हो गया। मीन्स कि इसका एलसीएम सिंपली 95 गुना 34 है। तो इसका एलसीएम है 95 गुना 34। फ्रेंड्स, आपको ये इंटू नहीं करना है और इन संख्याओं के औसत के विभाजन संख्याओं का सबका हम लोग अगर एवरेज निकालते हैं तो सिंपली क्या होता है, सबको ऐड करते हैं। 85, 95 हो जाएगा यहाँ पे 180 प्लस और ये हो जाएगा 72, 72। तो सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 2, 8, 7, 15, 252 और 4 संख्या है तो 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं। 4 छक 24 बच गया 1 और 4 तिया 12 तो हो गया 63। तो अब हम लोग को इन दोनों को डिवाइड करना है, बोला है यहाँ पे विभाजन करने पे, तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ये 95 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 63। तो सिंपली हम इसे डिवाइड करेंगे तो अगर 63 से इसे डिवाइड कर दें तो कितना रिमाइंडर आता है। तो यदि हम लोग 95 को 63 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो 63 से एक बार में जाएगा तो यहाँ जाता है 2 और ये 32, तो आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर होता है 32 और इसको अगर हम करते हैं तो ये तो 34 है। अब सिंपली हम लोग 34 को 32 से गुना कर लेते हैं, ये कि बहुत बड़ा गुना तो नहीं होगा। 34 दूना 68 हो गया, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, ये हो गया 8 और ये हो गया 1088। अब 1088 को सिंपली हम लोग 63 से डिवाइड कर देंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आता है। 63 एकम 63 हो गया, यहाँ पे बच गया 5 और यहाँ पे हो गया 4, 8। अब कितना बार में जा सकता है फ्रेंड्स, ये 7 बार में जाता है। तो 21 और 2 7 42 और 2 44, 441 आएगा फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे हो गया 7 और 1 17। ए इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 है, तो हमको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम लोग को फाइनली निकालना है x माइनस 1/x एंड x प्लस 1/x। आपको कि यहाँ से x माइनस 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर दोनों साइड हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा √12 मतलब कि 2√3। तो चलिए एक का वैल्यू तो हम लोग को दिख ही रहा है 2√3, तो ये 2√3 हो गया इनटू, अब आप देख पा रहे हैं कि √3 तो आना ही आना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाता है, ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो जाता है। और 2√3 है, अब सिंपली हम लोग को ये निकालना होगा कि x प्लस 1/x क्या होगा। x माइनस 1/x से हम लोगों को अगर x प्लस 1/x पे जाना होता है तो आपको ये फॉर्मूला जरूर पता होगा, अंडर रूट के अंदर k स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे k के प्लेस पे यहाँ पे 2√3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 आएगा प्लस 4, और अंडर रूट के अंदर ये 16 हो गया, और 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ जाता है x प्लस 1/x का वो हो जाता है 4। तो यहाँ पे 2√3 था और इंटू 4, तो हमारा जो आंसर होगा 8√3, और ये आंसर बिल्कुल हमारे सामने है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये देखिए कितना ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में। एस संख्याओं का औसत r का पावर 4 है और r संख्याओं का औसत s का पावर 4 है, और सभी r प्लस x संख्याओं का हमको औसत चाहिए। तो अगर s संख्याओं का औसत r का पावर 4 है तो इसका जो सम होगा वो s इंटू r का पावर 4 हो जाएगा, प्लस और इन r संख्याओं का अगर औसत s का पावर 4 है तो सभी का सम होगा r इंटू s का पावर 4, और सभी नंबर का अगर हमको औसत चाहिए तो r प्लस s। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल लेते हैं। r और s हमारा कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा r³ प्लस s³ और डिवाइडेड बाय r प्लस s। फार्मूला आपको पता होगा फ्रेंड्स, a³ प्लस b³ का फार्मूला होता है r प्लस s, और ये हो जाएगा r² प्लस s² माइनस rs डिवाइडेड बाय r प्लस s। r प्लस s से r प्लस s कैंसिल आउट हो गया, और आपके सामने ये वाला पार्ट आपको ऑप्शन डी में ही दिख रहा होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1.6 और 3.6 का हमको मध्य अनुपाती निकालना है, और 5 और 8 के तृतीय अनुपाती निकालना है। तो आपको पता होगा कि मध्य अनुपात निकालने के लिए फॉर्मूला सिंपली होता है 1.6 इंटू 3.6 और इसका अंडर रूट a इंटू बी अंडर रूट में। तो सिंपली अगर इसका हम लोग पॉइंट को हटा दें तो यहाँ पे हो जाएगा 100, और 16 का हो जाएगा 4 इंटू इसका हो जाएगा 6 एंड डिवाइडेड बाय 10। तो इसका मध्य अनुपाती तो आ गया। अगर हम लोग तृतीय अनुपाती निकालते हैं तो आपको पता होगा कि 5 होता है, ये 8 होता है, समानुपाती यहाँ पे 8 लगा लेते हैं, यहाँ x कर लेते हैं तृतीय अनुपाती चाहिए तो, और बाहर को बाहर से इंटू कर लेते हैं, अंदर को अंदर से इंटू कर लेते हैं। तो बाहर को बाहर से इंटू करेंगे तो 5x इज इक्वल टू ये 64, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 64/5। तो सिंपली इसका हम लोग दोनों का रेशियो चाहिए, तो यहाँ से ये 5 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 3 बार में, 4 से कट जाएगा ये 16 बार में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 3:16। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात इतना दिया हुआ है फ्रेंड, तो a अनुपात b हम लोग ले लेते हैं 2:3, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का b और c का जो रेशियो है वो है 5:8। तो सिंपली हम लोग तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं, a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू, तो ये सिंपली तो हम लोग इसको इंटू करते हैं। ये उल्टा n वाला तरीका आपको पता ही होगा, आपने जरूर सीखा होगा अपने तैयारी के दौरान। तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15 और 8 तिया 24, और सभी का योग 98 है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सबका योग कितना हो जाएगा, 10 15 25 24 49। 49 का मतलब दिया है 98, तो 1 का मतलब हो जाएगा 2। हम लोगों को निकालना है तीसरी संख्या मतलब 24, तो 1 का मतलब 2 है, तो 24 का मतलब 48। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, इसकी आय 40% अधिक है, और सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है। तो जो सी का आय है ना, ये इन दोनों के आय के योग से 30% कम है, 30% इसका कम है। तो सबसे पहले हम लोग ए और बी का रेशियो क्लियर कर लें। अगर ये 40% कम है, तो अगर ये 5 है, 40% का मतलब आपको पता होगा कि 2/5 होता है। अगर ये 5 है तो ये 7 होगा। तो इन दोनों का रेशियो तो हो गया। अब इन दोनों का योग मतलब कि 12 से भी 30% कम है, आपको 12 से 30% कम निकालना है, तो 12 का 30% का मतलब 70% का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 12 से 84, 84/10 मतलब कि 8.4। तो इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 8.4।
ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। सी की आय से निकालना है हमको, कंपैरिजन करना है सी के साथ। तो 8.4 को नीचे ले आते हैं, यहाँ पे सिंपली हम लोग को दिख रहा है कि कितना कम है, तो ये है 1.4। तो 1.4 का कम है इससे, तो 1.4 इससे कम है, तो 1.4 बाई 8.4 इंटू 100। तो आपको पता होगा कि 14 से 6 बार में चला जाएगा और 100 बटा यहाँ पे आ जाता है 100/6, और 100/6 सबको पता होता है 16.2/3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। ए बी का 150% है, 150% मतलब 150/100, यहाँ पे काट देते हैं, 5 दिया 15, 5 दूना 10, मतलब कि ए बाई बी हो जाता है 3/2। एंड बी सी का कितना है, सी का 40%, 40 मतलब कि 2/5, ये आपको पता ही होगा 2/5। तो यहाँ से बी और सी का जो रेशियो हो जाता है वो 2/5। आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि बी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, मतलब कि रेशियो हमारा बिल्कुल सही है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3:2:5। और यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20, तो यहाँ सबका सम अगर करते हैं तो 5 और 3 8, 2 10, 10 का मतलब अगर ये 20 दिया है तो 1 का मतलब 2। तो इन सब का जो इंडिविजुअल वैल्यू होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 6, इसका वैल्यू हो जाएगा 4 और इसका वैल्यू हो जाएगा 10। हम लोगों को जो निकालना है वैल्यू फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है कि 2b प्लस 3c माइनस 4a। तो सबका सिंपली हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। 2 इंटू बी मीन्स हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू सी, 3 इंटू सी मतलब हो गया 30 और माइनस 4 इंटू ए मतलब ये हो गया 24, तो हो गया 38 माइनस 24, आंसर हो जाएगा अपना 14। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 14 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पे बेची जाती है, कोई ना कोई रेट पे इसको बेच दिया जाता है एसपी पे, और इसे अगर 33.1/3% पे बेचा जाता। जब भी 33.1/3 का बात होता है ना फ्रेंड्स, तो हम लोग कुछ ऐसा मल्टीपल मानिए जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो सपोज कर लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स कि वो सामान को 300 रुपये में बेचा जाए, बट ये 300 रुपये में नहीं, एक इससे बेचा गया है 33.1/3 में, मतलब कि इसका 1/3, तो मतलब कि 100 रुपये में बेच दिया गया। अगर इसे 100 रुपये में बेच दिया गया है तो उसे 33.1/3 का हानि हो गया, मतलब कि 1/3 का इसको नुकसान हो गया। इसको ये सीपी है और ये इसको लॉस है, तो इसको बेचना कितना में पड़ गया, 2 में। तो अगर 2 का मतलब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 2 का मतलब यहाँ पे 100 है, तो 1 का मतलब 50 हो गया, मतलब वो सामान को खरीद के लाया गया था 150 रुपये में, तो इसका ये सीपी निकल आया। अब बोला है यहाँ पे कि यदि वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के 80% में बेचा जाए, तो मूल विक्रय मूल्य यहाँ पे 300 है और यहाँ पे देख पा रहे हो कि 300 का 80% में तो हो गया 4/5, तो 5 से काट देते हैं 5 30, ये हो जाएगा 240। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि खरीद के लाए हैं 150 में और 240 में हम लोग बेच दिए। तो हम लोग को फाइनली यहाँ निकालना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा इस सिचुएशन में। 150 में खरीद के लाएँ और इसको हम लोग 240 में बेचे, तो हम लोगों को साफ साफ यहाँ 90 का फायदा दिख रहा है, कितना में से, 150 में से, और गुना 100। तो इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, 3 से कट जाएगा 3 और 3 पंजे 15, और आप जान पा रहे हो कि 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, मतलब कि ये हो जाएगा 60%। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राघव ने एक शर्ट को 1500 रुपये में खरीदा और शर्ट की कीमत 40% वृद्धि कर दिया। तो 1500 रुपये में खरीद के लाया, इसे सीपी करके लाया, और इसका एमपी जो रेट रख दिया है वो हो गया 40% बढ़ा के अंकित कर दिया। तो 1500 का 140% अगर हम लोग निकालें तो ये कट जाएगा ये 100 से, और 15-14 को गुना कर दें तो आ जाता है 210 और एक जीरो हो जाएगा। मीन्स 1500 रुपये के शर्ट का दाम ये 2100 रुपये रख दिया, और इसे 75 रुपये का लाभ अगर कमाना है तो सामान को वो बेचेगा कितना में, 1575 में, सिंपल। तो आप देख पा रहे हो कि 2100 रुपये का जो एमपी था, मार्क प्राइस था, उसे 1575 रुपये में बेचना है। तो इन दोनों का हम लोग सबसे पहले रेशियो निकाल लें। ये 25 से अगर इसको हम लोग डिवाइड कर लें, 25 छक्का 150, ये बच जाता है 7, 25 दिया 75, 25 से इसको काट ले, 25 अट्ठे 200 और 25 चौके 100, 21 से काट लेते हैं, 21 चौक 84 और 21 दिया 63, मतलब 4 के सामान को उसको 3 में बेचना पड़ रहा है, मतलब 1 इसको छूट देना होगा, कितना, 4 के रेट में। 1/4 बच्चा जानता है कि ये 25% की इसे छूट देनी होगी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2400 रुपये की राशि 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक इतना % के दर से साधारण ब्याज क्या होगा। आपको PRT/100 तो लगाना ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग वो समय निकाल लें, यहाँ से 20 मार्च को अगर इंक्लूड कर दें तो यहाँ पे हो जाता है 12 दिन,
और फिर अप्रैल का हो गया 30 दिन और इसका 31 दिन, सब मिला के हो जाता है 73 दिन। और अगर इसको हम लोग वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/5, 365 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये सबको पता होता है, तो 1/5 वर्ष हो गया। चलिए तो हम लोग यहाँ पे इसका SI निकाल लेते हैं। SI का PRT/100 तो फॉर्मूला होता ही है, तो ये 2400 इंटू और ये हो जाएगा समय 1/5 इंटू और इसका दर दिया हुआ है 6 चौक 24 और 25/4 और ये नीचे में 100 तो होगा ही, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 5 से हो जाएगा 25 बार में और 4 छक 24, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6×5 = 30, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित धनराशि 8.5% की दर से इतना वर्षों में इतना हो जाती है मीन्स कि अमाउंट दिया हुआ है और उसी धनराशि के लिए इस रेट से इतने वर्षों में साधारण ब्याज क्या हो गया। आपने यहाँ गौर किया कि यहाँ पे दोनों का प्रिंसिपल सेम है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ अमाउंट निकाल लेते हैं और अमाउंट निकालने के बाद प्रिंसिपल देख लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा कितना आता है। तो 8.5 मतलब हो जाता है 17/2 इंटू और ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 1 9/2 और ये परसेंटेज वाला 100 तो आएगा ही, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा लेते हैं। ये तो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो 17 9 हो गया 153 और यहाँ पे हो जाएगा 400। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि नीचे वाला होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला होता है हमारा SI, तो अगर दोनों को ऐड कर दें तो हमारा आ जाता है अमाउंट हो जाएगा कितना यहाँ पे 553। तो 553 का वैल्यू अगर दिया हुआ है यहाँ पे 8571.50, तो अगर एक का वैल्यू निकालना होगा तो 8571.50 डिवाइडेड बाय 553। अगर हम लोगों को प्रिंसिपल का वैल्यू चाहिए तो ये 400 का वैल्यू चाहिए होगा। चलिए तो इससे हम लोग 400 से इंटू करके इसको प्रिंसिपल बना लेते हैं। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल आ गया है वो 8571.50 एंड 553 इंटू 400 इंटू, अब तो हमारा ये प्रिंसिपल आ चुका है और इस पर हमको चाहिए SI। तो SI चाहिए तो यहाँ से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10 दूना 20 और 21/2 इंटू और टाइमिंग यहाँ पे है 6 × 18 और 2 20/3 और परसेंटेज के लिए तो नीचे 100 लगेगा ही। तो ये हमारा हो जाएगा SI इतने वर्षों का इतने परसेंट के हिसाब से उस प्रिंसिपल पे। तो यहाँ पे हमारा SI आ जाता है। कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा है लेकिन इसे हम लोग कर सकते हैं। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग हटा दें तो 2 पॉइंट नीचे आएगा, बट एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो एक सिंगल जीरो ही यहाँ पे आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाता है और 3 से ये 7 बार में कट जाता है, 2 से ये 10 बार में और 1 जीरो से 1 जीरो को कैंसिल आउट कर देते हैं। 7 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो 7 7 49, यहाँ बच गया 6, 7 9 63। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स 79 से, ये पक्का डिवाइड हो रहा होगा, तो 79 से इसको हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे कोना में हम लोग कर लेते हैं 79 से डिवाइड इसको, तो ये हो जाता है 8 5 7 1 5 0। ऐसे क्वेश्चन में आप चाहो तो डिजिटल सम का यूज कर सकते हो। अगर आपका डिजिटल सम फिट हो जाता है तो आपको इतना लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट डिजिटल सम अगर फेल हो जाता है तो हम लोग फिर इसमें तो हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। तो आप डिजिटल सम जरूर इसमें चेक कर लिया करो। आप जरा सा देखो यहाँ पे कि 4 4 8 और 3 11 मतलब डिजिटल सम 2 हो गया। तो यहाँ से 9 को हटाते 8 3 11 डिजिटल सम 2 हो गया। तो डिजिटल सम यहाँ फेल होता हुआ दिख रहा है। तो सिंपल हम इसको डिवाइड करते हैं, 79 को डिवाइड करते हैं 71 बार में जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 जुड़ जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ से 7 9 63 बार में तो नहीं जाना चाहिए, ये 8 बार में जा सकता है। 9 72 बच के 7, 8 से 56 और 7 हो जाएगा यहाँ पे 63, यहाँ पे 32, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाता है 6 में तो 3, 395। मेरे ख्याल से ये 5 बार में चला जाना चाहिए। तो यहाँ 8 हो गया और उसके बाद 5 बार में चला जाना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1085। सिंपली हम लोग 1085 को 4 से इंटू करेंगे तो 5 चौक 20, 8 चौक 32 और 2 34 और 4 एकम 4। तो हमारा जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ये एक अच्छा कैलकुलेशन था और इसमें डिजिटल सम चूंकि नहीं लग पा रहा है तो हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो इस क्वेश्चन को आप तेजी से कर सकते थे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66,300 को ए और बी के बीच में इस प्रकार बांटना है कि ए को 8 साल के बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्षों के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर हो। अब ब्याज जो यहाँ होता है वो चक्रवृद्धि रूप से संयोजित होता है। 10% का वार्षिक ब्याज दर है। तो ए का 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष के बाद इसका अमाउंट चाहिए, तो मतलब 10 का चीज़ इसका 11 हो गया अमाउंट। तो कितने वर्षों में? ये 8 वर्षों में। और बी का वैल्यू जो है वो कितना है? 10 से 11 ही हुआ है, लेकिन 10 वर्षों के बाद इसका अमाउंट चाहिए बी का, तो यहाँ हो जाएगा 10। तो ये 8 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पावर में 2 होगा। तो ए बाई बी अगर देखें फ्रेंड्स तो ये हो जाता है 121/100।
तो ए का जो पैसा होगा वो 121 यूनिट होगा और इसका बी का होगा 100 यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग 121 है, मतलब ये 11 का मल्टीपल होगा। जल्दी से हम लोग इसका डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको अल्टरनेट करते हैं, 3 और 5 8 और 5 8 तो 7। तो ये तो 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आपको दिख रहा होगा कि ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। 3 2 5 और ये 5 ये हो गया 0, मतलब कि ये 11 से डिविजिबल है, तो आंसर ये होने के चांस है। इसको भी एक बार हम लोग चेक कर ले, 3 और 3 6 और ये 6, तो 11 से डिविजिबिलिटी, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में 11 से डिविजिबल हो गया। तो सिंपली हम इसे अब सॉल्व करेंगे। तो 121 को 100 से हम लोग ऐड कर ले तो हो जाएगा 221, और 221 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 66300। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये 3 बार में चला जाएगा। तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए और साथ ही साथ 3 से भी इंटू होना चाहिए। तो 3 से इंटू होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही हमारा ऐसा दिख रहा है। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि 121 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 363, और यही हमारा आंसर हो सकता है। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक करना है फ्रेंड्स, तो अर्धवार्षिक करेंगे तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 20% तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 10%। और हाफ ईयरली है तो ये 6 मंथ करके ये 3 स्लॉट में बट जाएगा। तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा हर 6 महीने में। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ 10 से पैसा जो होगा वो 10 से 11 हो जाएगा। हर एक 6 महीने में पैसा 10 से 11 हो जाएगा। तो ऐसा हमारे पास होगा 3 साइकिल चलेगा। तो यहाँ पे पैसा हो जाता है 1000 और 1000 का हो जाएगा 1331। तो हम लोगों को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कि दोनों का डिफरेंस 331 का वैल्यू। तो आप यहाँ पे सिंपली 331 के डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो, बट 1000 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 7200। तो 7200 यहाँ से तो 2 से 2 0 कट जाता है, तो 1 का वैल्यू हो जाता है यहाँ से 7.2। तो सिंपली इसको 7.2 से इंटू करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग डिजिटल सम जैसे कुछ कॉन्सेप्ट को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि पूर्णांक के निकटतम अंक तक हम लोग को आंसर देना है। और जैसे भी, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कभी क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन का आता है तो वहाँ पे हम लोग का डिजिटल सम यूज नहीं होता है। तो सिंपली इसको हम लोग इंटू करेंगे, जितना तेजी से कर पाओगे। ये 662 हो गया, ये 7 7 21 और ये 23, यहाँ 2 हो गया, 7 6 13, 6 7 और 1 8, और ये हो गया 3 और 2 23 83 यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुंदरलाल ने अपनी 1,62,000 की बचत किया और पत्नी 3 बेटे और 1 बेटी में बांट दिया। तो विभाजित कर दिया और जो भी कंडीशन दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इसकी वाइफ, 3 बेटा, तो सन 1 सन 2 एंड सन 3, और उसके साथ ही साथ डॉटर। तो यहाँ पे डॉटर हो गया। उसकी पत्नी को बेटी की तुलना में दोगुना धनराशि मिला और उनकी बेटी को उनके प्रत्येक बेटे के हिस्से में आई धनराशि का दुगुना धनराशि मिला। तो बेटी को दुगुना धनराशि मिलता है उसके बेटों से। तो प्रत्येक बेटा को अगर हम लोग 1 यूनिट देते हैं तो इसकी बेटी को 2 यूनिट मिलेगा। और यहाँ पे देखोगे कि पत्नी को बेटी की तुलना में दुगुना मिला है, मतलब कि पत्नी को बेटी से भी दुगुना मिला है, तो यहाँ पे 4 यूनिट हो जाएगा। सबका रेशियो अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से होगा। और यहाँ पे हम लोग को जो धनराशि निकालना है वो बेटी का निकालना है, मतलब हमको 2 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे होगा 4 और 2 6 और 3 9, तो सारा धन हो जाता है 9 और 9 यूनिट, और 9 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 162,000। तो 1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 9 एकम 9 9 72 18,000। तो 2 का वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स 36,000। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिश्र धातु ए का 40 kg मिश्र धातु बी के 63 kg में मिलाया जाता है। तो मिश्र धातु ए में फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या क्या है, इसमें से लेड और टीन है। तो लेड को हम लोग यहाँ से लेड को पीबी मान लेते हैं और यहाँ से टीन को एसएन कर लेते हैं, और यहाँ पे हो जाता है 2:3। अब मिश्र धातु बी में टीन और तांबा है, तो यहाँ पे एसएन और यहाँ पे कॉपर, ये दोनों का रेशियो दिया है 2:5। और मिश्र धातु ए जो है वो 40 kg है, तो यहाँ पे 5 का वैल्यू अगर 40 है तो 1 का वैल्यू 8 होगा। तो 1 का वैल्यू 8 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 16 और इसका वैल्यू हो जाएगा 24। और बी की मात्रा है 63 kg, तो अगर ये 7 का वैल्यू अगर 63 है तो 1 का वैल्यू 9 हो जाएगा, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 18 और यहाँ पे हो जाएगा 45। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला है कि दोनों को मिला देने के बाद नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा क्या होगी। तो एसएन का टोटल मात्रा कितना हो सकता है। तो एसएन आप देखो कि 24 और यहाँ से 18, तो 24 + 18 जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 42। तो 42 kg इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए किसी काम को 16 दिन में और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग उसका एफिशिएंसी वगैरह सब निकाल लेते हैं। तो ए का वैल्यू, ए जो है किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। 16 12 का जो एलसीएम होगा वो 48 हो सकता है। 16 से 16 3 48, 12 चौके 48। चलिए सबका एफिशिएंसी आ जाता है। उन्होंने 4 दिन तक साथ मिलकर काम किया। तो आप देखो यहाँ पे कि ए प्लस बी 4 दिन तक मिलकर काम किया, 4 डेज तक काम किया। उसके बाद ए चला गया तो बी अकेले काम किया होगा।
तो 4 दिन तक इन लोग कितना काम किया, तो दोनों का एफिशिएंसी 3 और 4 7 एफिशिएंसी के साथ 4 दिन में इन लोग 28 काम कर दिया होगा। तो यहाँ पे 28 काम अगर खत्म हो जाता है तो बचता है इसके पास 20 काम, और इस 20 काम को बी ने किया है अकेले उसका अपने एफिशिएंसी के साथ। तो 4 एफिशिएंसी के साथ इसको टाइम लग जाएगा 5 दिन। तो यहाँ पे पूछा गया है काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन काम किया। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बी अकेले किया था 5 दिन और ए के साथ किया था 4 दिन, तो टोटल ये काम किया 9 डेज। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9 डेज। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक टैंक में 3 पाइप ए बी सी 3 घंटे में भर सकता है। तो ए बी सी तीनों की कैपेसिटी है 3 घंटे में भर देने की, और पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है। तो चलिए तीनों के इफिशियंसी सबसे पहले हम लोग देख लें कि तीनों का क्या कितना कितना इफिशियंट है। तो ए भर सकता है सी से 6 गुना तेज, तो मतलब कि अगर ये 1 है तो ये 6 है, और पाइप बी से दुगुना तेज है, मतलब कि ये 3 होगा तभी तो ये दुगुना होगा, अगर 3 है तो ये 2 गुना है तो 6 है। तो इनका इफिशियंसी तो समझ आ गया कि 6 3 और 1 का होगा। तो अगर तीनों को हम लोग अगर एक साथ खोल दें तो 3 घंटे में भर सकता है। तो 6 और 3 9 और 10 एफिशिएंसी के साथ अगर इन लोग 3 घंटे तक भरता है तो यही इसका टोटल वर्क हो गया। तो टोटल टैंक का जो क्षमता होगा वो 30 यूनिट होगा, और बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितना टाइम लग जाएगा। तो बी और सी इन दोनों का क्षमता हो जाएगा 3 और 1 4 क्षमता के साथ ये जो टाइम लेगा वो एक्स टाइम लेगा, सपोज कर लेते हैं यहाँ से। तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये 5 बार में जाएगा, 5 से 15/2 मतलब कि 7.5। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा 1 घंटे 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 7/11 है। यहाँ पे हमारा टोटल दूरी हो जाएगा 18 यूनिट। तो 18 यूनिट का मतलब दिया हुआ है यहाँ पे 24 किलोमीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 24/18, 6 × 18 और 6 × 24 मतलब कि 4/3 किलोमीटर। तो जो ये दूरी चला गया था वो 7 यूनिट चला था, तो 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 7 × 28/3 किलोमीटर। अब इस दूरी को ये चला है, टाइमिंग कितना लिया है 1 घंटा 20 मिनट। टाइम यहाँ पे लग रहा है 1 घंटा प्लस 20 को हम लोग लिख सकते हैं 20/60 मतलब कि 1/3। तो ये हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो 3 एकम 3 और ये 4/3 घंटे। तो हमारा जो स्पीड फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इस आदमी की स्पीड निकालनी है तो S = हो जाता है D/T, ये आपको पता ही होगा। ये हो जाएगा 28/3 डिवाइडेड बाय इसका टाइम। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 7 बार में, मतलब कि इसका स्पीड जो हो जाएगा वो 7 किलोमीटर/आवर हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो कि कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं है, बट आपका अगर कॉन्सेप्ट और आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो ऐसे क्वेश्चन को आप तेजी से कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 2.5 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी चाल से अगर 650 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ट्रेन का स्पीड तो यहाँ दोनों ही केस में सेम है। तो यहाँ से हम लोग 325 किलोमीटर की दूरी चलना है और समय लिया है 5/2। तो 5 को नीचे रखते हैं, 2 को ऊपर लेके जाते हैं। ये हो गया अपना स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम। और यहाँ पर भी हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम कर लेंगे। तो 650 किलोमीटर का दूरी है, टाइम पता नहीं, यहाँ पे हम लोग T सपोज कर लेते हैं। ये अपना स्पीड है, दूसरा भी ये स्पीड है, स्पीड दोनों ही केस में सेम है। तो सिंपली यहाँ दिख रहा है 325 दूना 650 और 650 से ये 650 कट जाएगा। तो टाइमिंग जो यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 5 आवर। तो हमारा जो राइट आंसर होता है वो आंसर ए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति एक नौका को धारा की दिशा में इतना और एक है विपरीत दिशा में, अप स्ट्रीम में है ये 7 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम है 9 और अप स्ट्रीम है 7, और धारा की चाल निकालना होता है। तो सिंपली आपको पता होगा कि हम लोग को अगर नाव का चाल निकालना होता है तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ के हाफ कर देते हैं। धारा का निकालना होता है तो सिंपली हम लोग दोनों को डाउन में से आपको माइनस करके बाइट को 2 कर लेते हैं। यहाँ पे हमको धारा की निकालनी है तो दोनों को माइनस करेंगे। तो 9 - 7/2 तो ये हो जाएगा 2/2, मीन्स आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर/आवर। इज द राइट आंसर। ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, SSC GD में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 8:9 था। 5 वर्ष बाद, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट एज रख लेते हैं। वर्तमान में इन लोग का पता नहीं एज का अनुपात क्या था, लेकिन 3 वर्ष पहले अगर हम लोग 3 ईयर अगर पहले चले तो इनका अनुपात जो है 8:9 है। और 5 वर्ष बाद अगर हम लोग 5 ईयर बाद चलें, यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं ताकि ये पहले के समय को बताए, और यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं ताकि ये बाद के समय को बताए। तो ये 10:11 है।
आप देख पा रहे हो कि 8 से ये 10 हो गया और समय दोनों के लिए सेम है, यहाँ 9 से हो गया 11, तो 2 यूनिट का यहाँ से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 2 यूनिट का इंक्रीमेंट के लिए इन लोगों को टाइम लग गया 3 और 5 8 वर्ष, 8 वर्ष का टाइम लग गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4 वर्ष। और अगर 1 यूनिट का मतलब 4 वर्ष है तो इस समय 3 वर्ष पहले इसका एज हो जाएगा 8 चौक 32 साल, और इस समय इसका एज होगा 9 चौक 36 साल। तो 3 वर्ष पहले इन लोग अगर 32 साल का है तो ये 3 वर्ष बाद हो जाएगा 35 वर्ष का, और 3 वर्ष बाद ये हो जाएगा 39 वर्ष का। तो ये ए का एज हो गया करंट एज, और ये बी का करंट एज 39 हो गया। यहाँ पे सी भी एक नया आदमी है जो कि ए से 8 वर्ष छोटा है। तो अगर ए का एज यहाँ पे 35 वर्ष है तो सी का एज कितना हो जाएगा 27 वर्ष, और बी का तो 39 है ही, और हमको चाहिए क्या बी अनुपात सी। तो बी अनुपात सी का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 39 अनुपात 27। अब यहाँ पे इसको 3 से काट लो, यहाँ पे 13 तिया 39, 3 से हो जाएगा 3 तिया 9, तो 13 अनुपात 9 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, और इस सीरीज को हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे और टॉप 100 क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे इसके और 3 पार्ट में। तो फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट 1 था, और मैंने छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में इसे 25 क्वेश्चंस के स्लॉट में बांट दिया है ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। ए बी सी की आयु का योग 66 वर्ष है। ए की आयु बी और सी के संयुक्त आयु का 5/6 है। तो चलिए ठीक है, ए और बी प्लस सी के संयुक्त आयु का दिया है 5/6, और बी की आयु ए और सी की संयुक्त आयु का दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ये हो जाता है 4/7। तो यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि 5 और 6, यहाँ पर भी 3 लोग हैं ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी ही है, और दोनों का जो सम है, तीनों का सम यहाँ पे 11 है और इनका भी सम 11 है। तो चलिए ये रेशियो तो गड़बड़ नहीं है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 5 दिख रहा है, बी का वैल्यू यहाँ पे 4 है, सी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ही यूनिट होगा, क्योंकि सब मिला के यहाँ पे क्या है 11 यूनिट है। अब 11 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 66 वर्ष, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 वर्ष। तो यहाँ पे फ्रेंड्स निकालना है सी का वैल्यू, तो आपके सामने दिख रहा होगा 2 का वैल्यू निकालना है। तो अगर 1 का वैल्यू 6 है तो 2 का वैल्यू यहाँ पे 12 वर्ष हो जाएगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि सारा लेंदी क्वेश्चन ही होता है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो बी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो जाता है हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस के 25 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट, और इसके बाद का जो सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट मैं लेके आऊँगा, तो उसको देखना बिल्कुल ना भूले। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि ये पहले से PYQ है, और आपको पता ही होगा कि PYQs अपकमिंग एग्जाम्स के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं हम लोग इसके सेकेंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।